नमस्कार दोस्तों। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह दिल्ली के सुल्तान, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 का अध्याय नंबर 3 है। इसके पूर्व अध्याय 2 में हम लोगों ने राजा और उनके राज्यों के बारे में देखा था। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, मानचित्र 1 पहला, जिसमें 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर को दर्शाया गया है, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला जो कि क्रिकेट स्टेडियम है, हौजा खास, सिरी, जहाँपना, दिल्ली, ये कुहान, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, हौज ये सुल्तानी, ये दिल्ली के कुछ प्रमुख शहर हैं। इसी से संबंधित इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे। तो इसके पूर्व के अध्याय में हमने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? तो इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। तो दोस्तों हम लोग तालिका 1 पर तालिका 1 में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है दिल्ली के शासक, जिसमें से राजपूत वंश के बारे में लिखा हुआ है, जिसकी शुरुआत तोमर से स्टार्ट होता है, जो कि आरंभिक 12वीं शताब्दी अर्थात 1165 की बात कर रहा है दोस्तों। तत्पश्चात अनंग पाल जो कि राजा हुए, जिनका शासनकाल 1130 से लेकर 1145 तक था। फिर चौहान राजवंश का शासन आया, जिन्होंने 1165 में शुरू किया और जिसका शासन 1192 ईस्वी तक चला। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासनकाल 1175 से 1192 तक रहा। प्रारंभिक तुर्क शासक जो कि 1206 से 1290 तक शासन किए, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि घोड़े से गिरकर जिनका मौत हुआ था, जो कि 1206 से लेकर 1210 तक शासन किए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि 1210 से 1236 तक शासन किए। फिर रजिया सुल्तान हुई, दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान हुई, जिनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक रहा। तत्पश्चात गियासुद्दीन बलबन हुए, जो कि 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया। हम लोग देख रहे हैं फिगर में, जिसमें दिखाया गया है इल्तुतमिश का मकबरा। बात करते हैं दोस्तों खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश का प्रारंभ 1290 में हुआ और ये 1320 तक खिलजी वंश का शासन चला, जिसमें से 2 प्रमुख शासक हुए, जिसमें से पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से 1296, जो कि लगभग 6 वर्षों तक शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया। खिलजी वंश के उपरांत तुगलक वंश आया, जो कि 1320 से 1414 तक 1414 तक, जिसमें प्रमुख राजवंश में गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 शुरुआत में तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक हुए, जो कि 1320 से 1324 तक शासन किया। फिर मोहम्मद तुगलक आए, जिन्होंने 24 से 51 तक शासन किया। और मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388, जो कि सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश में शासन करने वाले शासक हुए। फिगर में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली के अल्लाई का दरवाज़ा है, जो पर्यटन का आज प्रमुख केंद्र बिंदु है।
बात करते हैं सैयद वंश के बारे में दोस्तों। तो सैयद वंश के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने 1414 से 1451 तक दिल्ली में शासन किया, जिसमें से इसके प्रमुख शासक के तौर पर खिजरा खान हुए, जिन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक दिल्ली में शासन किया। लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश का शासन रहा, जिसमें से प्रमुख शासककर्ता में से बहलोल लोधी हुए, जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। फिगर में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का ये मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। सर्वप्रथम या पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी। तोमर राजपूतों का जो राजधानी था वो दिल्ली हुआ करता था। सर्वप्रथम ऐसे कहें, सर्वप्रथम तोमरों की राजधानी दिल्ली बना। 12वीं सदी की बात है। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों अर्थात जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है ने परास्त किया। तोमरों को किसने परास्त किया? चौहानों ने। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कहने मतलब जैन व्यापारी जो थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया दिल्ली में। यहाँ दिल्ली वाला कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ? तो 13वीं सदी में हुआ। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रफल पर था, जैसा कि तालिका 1 में हम लोगों ने देखा। और उन 5 वंशों की पहचान किए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेकों नगर बसाए, जिसको मानचित्र एक में देखकर हम समझ सकते हैं, जिसमें दिल्ली ये कोहाना, सिरी और जहाँ पहना है को भी आप देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली सुल्तानों के बारे में। हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिली, कहाँ से प्राप्त करते हैं? चूँकि हम लोग अभिलेख, सिक्कों और भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती है किसी भी स्थान या विशेष स्थान का। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा जो थी दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की जो भाषा थी वह फारसी में लिखे गए थे। ये देख रहे हैं फिगर में, दिल्ली सल्तनत के बारे में उल्लेखित करते हुए कुछ भोपू बजाते हुए, कुछ मोहर लगाते हुए जो कि दिखाया गया है। तारीख के लेख सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। बात करते हैं न्याय चक्र के बारे में। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फक-ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। कोई भी राजा का काम जब तक उसके प्रजा और सैनिक नहीं होंगे तब तक नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये न्याय चक्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो 13वीं सदी के इतिहासकार फक-ए मुदब्बिर ने लिखा है।
तो इस कड़ी में हम लोगों ने दिल्ली सुल्तानों के बारे में प्राप्त जानकारी के बारे में जाना, जो कि अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण की कला और बहुत सारे अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। चित्र 1 में हम लोग देख रहे हैं पांडुलिपियाँ तैयार करने के 4 चरण, जिसमें से पहला चरण है जो कागज़ तैयार करने का तरीका दिखाया गया है। दूसरे में ये 2 नंबर का जिसमें लेखन कार्य को दिखाया गया है, पांडुलिपि में लिखने के तरीके को दिखाया गया है। 3 नंबर में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जा रहा है। चौथे नंबर में जिल्द तैयार किया जा रहा है, अर्थात उसको पिरोया जा रहा है। हम लोग दिल्ली सल्तनत के लेखक के बारे में जानेंगे। तो जो लेखक थे वो प्रायः नगरों में रहा करते थे, वो गाँव में शायद ही कभी रहते हों। दूसरा, अगर लेखक के बारे में बात करें तो ये इनाम इकराम पाने के लिए राजा के कार्यों का, उसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में लेखनी का काम किया करते थे। लेखक अपने आप को अक्सर शासकों का जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। लेखकगण जो थे वो राजा को, जो शासक थे, उनको आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह देते थे, परंतु सारे जो शासक थे उनके विचारों से सहमत नहीं होते थे। आगे बात करते हैं सन 1236 ईस्वी का। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जो कि सन 1236 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठी। उस समय के जो इतिहासकार थे, जिनका नाम मिन्हाज-ए-सिराज था, ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। अर्थात इल्तुतमिश अपनी बेटी को एक रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। दरबारजन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। उनके दरबार में जो प्रजा रहते थे वो महिला शासिका के रूप में अपने राजा या शासिका को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तदनुपरांत सन 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को गद्दी से बेदखल कर दिया गया। रजिया सुल्तान के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। ये मिन्हाज-ए-सिराज का विचार था कि स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का इस शासन व्यवस्था के विरुद्ध जाता था इसीलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो कि 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासकिया थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो कि 980 से लेकर 1003 तक शासक के तौर पर रही। उनका नाम दीदी अर्थात बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है
प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त करना है दोस्तों। फिगर में देख सकते हैं दोस्तों, नीचे बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर की खाड़ी है, इधर काजकोट है, इधर मुल्तान है, इधर अवध है, बुंदायूं है, ये ब्यास नदी है, ये आपका सतलुज नदी है, ये आपका ऊपर में रावी नदी है, ऊपर में ये पॉइंट पर लाहौर है। तो मानचित्र 2 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर के बारे में यहाँ दर्शाया गया है दोस्तों, जिसमें से काजकोटा है, सुल्तान है, देवल है, ये सारे अजमेर है, ये जितने भी फिगर में है दोस्तों वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा विजित राज्य या शहर हैं दोस्तों। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, जो कि फिगर में देख रहे हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं भीतरी प्रदेश अर्थात किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, उसे ही भीतरी शहर कहा जाता है। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हों, उसे गैरिसन शहर कहते हैं। 2 यहाँ वर्ड आया दोस्तों, भीतरी प्रदेश और गैरिसन शहर। तो भीतरी शहर में हम लोगों ने जाना कि जो शहर या बंदरगाह जिसके आसपास वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होता था, वैसे को भीतरी प्रदेश कहते हैं। गैरिसन शहर जिसमें सैनिक रहते थे, जो कि किलाबंद हुआ करता था। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन रक्षक अर्थात सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बना मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार, कर, लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुल्तानों को अपना उचित व्यवस्था न होने के कारण लूटमार, व्यापार पर आधारित पर निर्भर या जीवन यापन करना पड़ता था। दिल्ली में सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। खराब मौसम में भी दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक कार्य होता था वह छिन्न भिन्न हो जाया करता था। शासन का अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों को चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के दोआबा से जंगल को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक चरवाहों को उनके पर्यावास से अर्थात उनके निवास स्थान से खदेड़ दिया गया। आगे बात करते हैं, वह ज़मीन किसानों को और खदेड़कर वह ज़मीन किसानों को दे दी गई। आगे बात करते हैं, कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। दिल्ली सल्तनत के काल में कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए।
दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, जो कि हम मानचित्र 3 में देखेंगे। और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत में अभियान शुरू किया गया, जो कि मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंची। इस अभियान में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार प्रशासक मुकदमे में फैसले सुनते थे और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, इसके बारे में बताना है। ये फिगर नंबर 3 देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें देख रहे हैं ऊपर की तरफ पंजाब क्षेत्र है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर की खाड़ी है। दिल्ली सल्तनत दिखाया गया है, जिसमें से विजित क्षेत्र जो कि दिल्ली, गुजरात, चित्तौड़ 1299, 1303, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, जो कि मानचित्र 3 में दर्शाया गया है। चित्र 2 में देख रहे हैं दोस्तों, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यही है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। और देख सकते हैं इसके चारों तरफ मीनारें हैं दोस्तों। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली-ए-कुहाना अर्थात पुराना शहर कहा गया है। इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, इतिहास में इसको देहली-ए-कुहाना से उल्लेखित किया गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार तीन सुल्तानों, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। मीनारों की संख्या 3 है, जिसको क्रमशः कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग मस्जिद का सामान्य अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली मस्जिद जो है वह अरबी का एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा अर्थात घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है दोस्तों, इसे मस्जिद ये जामा, जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ में नमाज पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है दोस्तों। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम अर्थात नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश अर्थात खुतबा भी देता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर मुँह करना या मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में कुछ जानते हैं, जिसमें से खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत
प्रशासन और समयांकन अर्थात समयांकन के बारे में जानते हैं। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत जैसा विशाल साम्राज्य के समयांकन अर्थात कहें सीमांकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश की बात करें, ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। सामंत और जमींदार के स्थान पर इल्तुतमिश के द्वारा गुलाम को ही सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन गुलामों को बदंगा इल्तुतमिश के शासन व्यवस्था में कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को, इन बदंगों को सैनिक सेवा कार्य के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूँकि ये पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी इन पर विश्वास करके निर्भर रहते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, बेटों से बढ़कर गुलाम। टॉपिक का नाम है दोस्तों बेटों से बढ़कर गुलाम, अर्थात सुल्तानों को सलाह दी जाती थी जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो हम लोगों ने देखा बेटों से बढ़कर गुलाम का मतलब क्या होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं खिलजी और तुगलक शासक जो कि बदंगा अर्थात गुलाम का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही इन पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। कहने का अर्थ है कि खिलजी और तुगलक जो शासक थे वो सारे लोग गुलामों का इस्तेमाल करते थे और उन पर आश्रित भी रहते थे और अपने शासन में शासक अपने प्रजा के निम्न वर्ग जो थे उन लोगों पर भी आश्रित रहते थे। प्रजा के निम्न वर्ग के लोगों को राजनीति के ऊंचे पदों पर बिठाने का कार्य खिलजी और तुगलक शासक में किया जाता रहा है, परंतु ऐसी स्थिति कभी कभी पैदा होता था या राजनीतिक अस्थिरता भी कभी कभी पैदा हो जाया करता था। आगे बात करते हैं गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे मगर उनके न्यायिक अधिकार के प्रति नहीं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदानों के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। मोहम्मद तुगलक के अधिकार जन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल अर्थात शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हजाम नामक नाई, फिरोज हजाम जिसको नाई कहा जाता था, मनाका तबक्का जिसको बावर्ची कहा जाता था और लड्ढा तथा पीर नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बिरानी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के
नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में दर्शाया है, अर्थात उल्लेखित किया है। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका इक्ता कहलाते थे, अर्थात कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों के जो सूबेदार हुआ करते थे उनको इक्ता कहा गया। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। जो इन सारे इक्ता को संभालते थे उनको इक्तादार कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। मुक्ति जो हुआ करता था उनका जो कार्य था सैनिकों के अभियानों का नेतृत्व करने का कार्य मुक्ति किया करता था, और अपने एकता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी उनका उत्तरदायित्व हुआ करता था। अपने सैनिकों के अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका हस्तांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो कि राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखते। यह उत्तरदायित्व मुक्ति का हुआ करता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीन जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को अपने राज्य नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं ही उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। तो पहला कर कृषि कर था, जिसे खराजा कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% अर्थात 50% होता था। दूसरा प्रकार का कर मवेशी कर था और तीसरा प्रकार का कर घरों पर कर था। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का प्रमुख कर था। सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभार बांस के झुरमुट में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में गुथे रहते हैं। आग का इस पर कोई असर नहीं होता है। वे कुल मिलाकर मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे और किले की प्रचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को
काट डालते हैं। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना अर्थात आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में देखते हैं। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, जिसमें से 1299 और 1300 में हुए। 1302 में और 1303 में भी हुआ। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के बारे में, मोहम्मद तुगलक के प्रारंभिक वर्षों में सुल्तान पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गए। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। दोनों में अंतर है। दूसरा अंतर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था, जो कि मानचित्र 1 में हम लोगों ने देखा। मोहम्मद तुगलक के बारे में जानते हैं। नया शहर गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहाना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। आगे बात करते हैं। सैनिकों ने पेट भरने की समस्या को गंगा जमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके के खाद्यान्न इकट्ठा किया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा था। अलाउद्दीन के बारे में हम लोगों ने जाना कि पेट भरने की समस्या को गंगा जमुना के बीच की भूमि पर कर के रूप में खेती पैदा करके इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा खास करके हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के जगह पर उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन अर्थात सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसने नगद वेतन तय किया, जबकि इसने खास मुद्रा चलाई। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। जो व्यापारी निश्चित दोनों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी, जबकि मोहम्मद तुगलक के द्वारा टोकन जारी किया गया था। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। वे अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन से चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे को भी सफलतापूर्वक उन्होंने सामना किया।
जबकि मुगल मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच में उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज था। करों में वृद्धि, गंगा जमुना के दोआबा में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी। तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगलों के विरुद्ध सैनिक अभियान की योजना का हिस्सा थे। आगे बात करते हैं दोस्तों 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो तालिका नंबर 1 को फिर से हम लोग को देखना है, जो हम लोगों ने देखा था। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, जिसमें से शेरशाह सूरी जो कि 1540 से लेकर 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि 1530 से 1540 फिर 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी परास्त किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष अर्थात 1540 से 1555 तक ही शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक शासन किया, ने जब मुगल साम्राज्य को संकेतिक किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था, महान सम्राट अकबर ने। आगे बात करते हैं दोस्तों नाइट और धर्म युद्ध के बारे में। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा से समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने जसरूम शहर पर कब्जा कर रखा था। यह प्रयत्न के परिणामस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड अर्थात धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में
नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत जो अध्याय नंबर 3 था हम लोग का समाप्त होता है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।